नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी को स्वागत। आज हम लोग इवोल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे डिस्कस किया जाएगा। टॉपिक का नाम है एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव और रेडिएशन दो शब्द से मिलकर बना है। रेडिएशन का मतलब स्प्रेड, फैलना। इसका मतलब होता है स्प्रेड, फैला, स्प्रेड। और एडाप्टिव का मतलब चेंज। एडाप्टिव का मतलब चेंज और रेडिएशन का मतलब स्प्रेड, फैलना, प्रकीर्णन जिसको कहते हैं, फैलाव। एडाप्टिव रेडिएशन डिफिनीशन इसकी बड़ी अच्छी दी गई है। एडाप्टिव रेडिएशन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय व्हिच स्पीसीज डाइवर्सिफाई रैपिडली फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल फॉर्म टू फिल मल्टीपल इकोलॉजिकल नाइच। वेरी इंपॉर्टेंट। Adaptive radiation is simple terms in where a single type of creatures evolves into many different type of ways of life, in different ways of life. This happens when creatures move to new areas, when there are big changes in the environment. It's a really important idea in evolution. तात्पर्य इसका क्या है? यदि कोई स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म मेंबर्स जिस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया से आइसोलेट होकर के किसी दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में जाएं, तो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, माइग्रेट किए हैं, वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार अपने कुछ चेंज करेंगे, इनमें वेरिएशन आएगा और धीरे 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 वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार रहने लगेंगे। एडाप्टिव चेंजेज होंगे और कुछ समय के बाद इनमें आपस में इनब्रीडिंग भी होने लगेगी और ये नई स्पीसीज हो जाएंगे। एंसेस्टर स्पीसीज जहाँ से आइसोलेट हुए हैं वहाँ से बिल्कुल भिन्न हो जाएंगे, दूसरी स्पीसीज हो जाएगी। एडाप्टिव रेडिएशन, आइसोलेट होके गए और वहाँ के इन्वायरमेंट के अनुसार अपने को चेंज किए और इतना चेंज हुआ कि आपस में इनब्रीडिंग भी होने लगी और ये नई स्पीसीज बन गई। दिस इज द एडाप्टिव रेडिएशन। फैले, स्प्रेड हुए, देन एडाप्ट हुए। इस शब्द से ही बड़ा इंपॉर्टेंट इसका अर्थ निकल रहा है कि रेडिएट हुए देन एडाप्ट हुए, मतलब उस जियोग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से वो शिफ्ट हुए, माइग्रेट हुए, दूसरे एरिया में गए और वहाँ के एरिया के अनुसार, वहाँ के एनवायरनमेंट के अनुसार एडाप्ट हुए, चेंजेस किए, वेरिएशन आया और इतना वेरिएशन आया कि अलग स्पीसीज हो गए और आपस में इनब्रीडिंग करने लगे। क्योंकि स्पीसीज की जो कॉमन डेफिनेशन है और जो कंपल्सरी डेफिनेशन है कि मेंबर्स व्हिच आर इनब्रीड ईच अदर, दैट इज स्पीसीज। एक आवश्यक शर्त है, स्पीसीज उसी को कहेंगे जहां पर मेंबर्स जो है आपस में इनब्रीड करें, रिप्रोडक्शन करें। तो जिस एरिया में गए वहां पे अलग हो गए, एंसेस्टर से अलग हो गए, लेकिन सम कॉमन कैरेक्टर्स अभी भी एंसेस्टर के हैं। एक घटना है, इसको समझने के लिए डार्विन 1831 से 1835 तक जब HMS जो आपका सर्वे शिप था उस पर जब यात्रा पे निकले थे, तो विभिन्न देशों की, विभिन्न कंट्री की यात्रा करते हुए वो कहाँ गए? आइसलैंड ऑफ गैलापागोस आइसलैंड पे गए और वहाँ उन्होंने देखा कि जो ब्लैक बर्ड्स थी, ये गैलापागोस और आइसलैंड जो था वो कई आइसलैंड से मिलकर बना हुआ था। कई आइसलैंड थे, लगभग 15 थे, 14-15 आइसलैंड छोटे छोटे थे। ये गैलापागोस ऑफ आइसलैंड से अलग था।
यहाँ से जो ब्लैक बर्ड्स थी, कुछ ब्लैक बर्ड्स यहाँ रह रही थी जिसको डार्विन फिंचेज कहते हैं, यहाँ से ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर किसी कारण से यहाँ से बर्ड्स माइग्रेट हुई, इन विभिन्न आइसलैंड्स में जाकर रहने लगे। एक इंसिस्टेंट से एक स्पीसीज थी जो गैलापागोस ऑफ आइसलैंड्स में थी, ड्यू टू एनी डिजास्टर्स, एनी नेचुरल प्रॉब्लम्स, एनी जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स, यहाँ के जो ब्लैक बर्ड्स थी वो इन विभिन्न आइसलैंड्स में जो 14-15 आइसलैंड थी यहाँ पे जाकर के रहने लगे। यहाँ से हटी, यहाँ शिफ्ट हो गई और धीरे 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 वहाँ के एनवायरनमेंट पे अडाप्ट हुई, वहाँ के हिसाब से रहने लगी। इनका हैबिटेट चेंज हुआ, फीडिंग चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ, उनके ऑर्गन्स में चेंजेस भी आए और इतना चेंजेस हो गया कि आपस में इनब्रीड भी करने लगे और एक स्पीसीज बन गए। उन्होंने जब यहाँ के फिंचेज को देखा, बर्ड्स को देखा तो अवाक रह गए और इन 15 जो स्पीसीज को देखा, 15 छोटे छोटे द्वीपों पे, उनके जब स्ट्रक्चर को उसने स्टडी किया और उसके बाद जब और पीछे जाके स्टडी करने लगे और बैक हो गया है तो गैलापागोस पे जो बर्ड्स थी, फिंचेस थी, वो कुछ कैरेक्टर्स में उससे मिलती थी। तब उन्होंने अपनी किताब जो वॉयज वीगल्स बुक्स उन्होंने लिखा, किताब का क्या नाम है, द वॉयज ऑफ बीगल। 1831 से 1835 तक जब उन्होंने यात्रा किया और जब वो गैलापागोस ऑफ आइसलैंड गए, आइसलैंड के गैलापागोस पे गए और उन्होंने जब इन फिंचेस को देखा और इसकी जब स्टडी किया, ऑब्जर्वेशन किया, ऑब्जर्वेशन करके वो अवाक रह गए। फिर उन्होंने कहा कि ये जो वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आए, रेडिएट हुए और एडाप्ट हुए, नई स्पीसीज बनाए, इसको डार्विन्स फिंचेस कहते हैं और इसी को उन्होंने एडाप्टिव रेडिएशन कहा। यहाँ से एडाप्टिव रेडिएशन आया डार्विन के इस बीगल की यात्रा से। उन्होंने अपनी बुक्स में इसका बड़ा अच्छे ढंग से अपने ऑब्जर्वेशन को लिखा है। दिस इज काइंड ऑफ इवोल्यूशन। इसको क्या कहते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन। यानी जब एक पर्टिकुलर स्पीसीज के मेंबर्स, ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू एनी रीजन माइग्रेट होकर के दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में जाएं और वहाँ के एनवायरनमेंट के अनुसार अपने को चेंज करें और धीरे धीरे उसमें इतना चेंजेज हो जाए उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, हैबिटेट में, फूड में, शेल्टरिंग में, रिप्रोडक्शन में इतना चेंज हो जाए कि वो अपने एंसेस्टर से बिल्कुल भिन्न हो जाए और नई स्पीसीज बन जाए। इस तरह से रेडिएट हुए, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से वो शिफ्ट होकर के दूसरे जगह जाकर के एडाप्ट होकर के चेंज करके नई स्पीसीज बनाए। इस तरह से एक इंस्टेंस से कई स्पीसीज बनी। इस टाइप के रेडिएशन को, एडाप्टेशन को एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं, जो रेडिएट हो और एडाप्ट हो। ये हो गया हमारा डिफिनीशन किसका, एडाप्टिव रेडिएशन का, जो डार्विन के व्हीगल्स, वॉयज व्हीगल्स बुक में ऑब्जर्वेशन किया गया 1831 से 1835 तक। तो ये शब्द कहाँ से आया, डार्विन की थ्योरी से आया था, जिसमें उन्होंने डार्विन फिंचेस को एग्जाम्पल दिया था एडाप्टिव रेडिएशन को समझाने के लिए। दिस इज काइंड ऑफ इवोल्यूशन। इसको क्या कहेंगे, एडाप्टिव रेडिएशन। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इट बिगिंस when ancestral species with a generalized traits acquires traits allowed to occupy new niches। niches होता है, एक शब्द होता है niches, दूसरा होता है habitat। इकोलॉजी के दोनों टर्म हैं। habitat का मतलब यह है कि ऐसी जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता हो, निवास करता हो, और नाइच का मतलब है कि ऐसी जियोग्राफिकल एरिया, पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ये फंक्शनल हो। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, हैबिटेट और नाइच। फॉरेस्ट एक हैबिटेट हो सकता है किसी बर्ड्स के लिए, लेकिन नाइच उस फॉरेस्ट का एक छोटा सा पार्ट या कोई एक ट्री हो सकता है जहाँ पे वो बर्ड्स रहती हो, जहाँ पे उसके फंक्शनल एक्टिविटी होती हो। स्पेशली 3 एक्टिविटी होती है इसमें, शेल्टर, फीडिंग
एंड रिप्रोडक्शन। ये पर्टिकुलर एक एरिया में होगा, जंगल पूरा फॉरेस्ट में थोड़ी रहेगा, हैबिटेट है, पूरा फॉरेस्ट को हैबिटेट कहेंगे, लेकिन वो पर्टिकुलर ट्री एक वर्ड्स के लिए जहाँ पे वो रहती है, जहाँ पे वो फंक्शनल है, उसको हम नाइच कहते हैं। ये शब्द नाइच बार बार आ रहा है, न्यू नाइच, यानी हैबिटेट से छोटा पार्ट नाइच होता है, इसलिए कि नाइच कई बार आया है। नाइच सब क्लियर हो गया होगा कि ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल एरिया को नाइच कहते हैं, जहाँ पे वो फंक्शनल है, जहाँ पे सारी एक्टिविटी अपनी करता है, वहाँ पे उसका शेल्टर भी है, वहाँ पे फूड भी करता है, वहाँ पे प्रोडक्शन भी करता है, उसकी सारी एक्टिविटी उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पूरी होती है, उसको हम नाइच कहते हैं। उस एरिया को, मतलब एक एरिया है जो हैबिटेट के अंदर होती है। तो ये क्या करते हैं, न्यू जो जनरलाइज ट्रेट्स एक्वायर्स ट्रेट्स दैट्स अलाउड टू ऑक्यूपाई न्यू नॉइज। एंसेस्ट्रल स्पीसीज देन अंडरगोज रैपिड स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज। एक स्पीसीज से जो यहाँ की एक स्पीसीज थी, यहाँ जो एक स्पीसीज की बर्ड्स थी वो कई स्पीसीज में बन गई, नियर अबाउट 15 स्पीसीज बनी थी। अभी फिगर से हम आगे इसको समझाएंगे। एक स्पीसीज जो जिसको डार्विस फिंचेस कहते हैं, ब्लैक बर्ड्स थी, ये जब डिफरेंट आइसलैंड्स पहुंची है और करीब करीब 15 आइसलैंड छोटे 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 थे, तो एक स्पीसीज से 15 स्पीसीज बन गई थी। इसको स्पेसिएशन कहते हैं। एडाप्टिव रेडिएशन से स्पेसिएशन होता है, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। दिस इज काइंड ऑफ इवोल्यूशन, वही इसमें है, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। रैपिड स्पेसिएशन एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन रिजल्ट्स इन रेडिएशन फ्रॉम मल्टीपल न्यू स्पीसीज एडाप्ट टू डिफरेंट नाइचेस। डिफरेंट नाइच में, डिफरेंट नाइचेस में वो एडाप्ट होते हैं। एक पर्टिकुलर हैबिटेट को छोड़ करके दूसरे न्यू हैबिटेट में गए, यानी न्यू नाइच में गए, और वहाँ एनवायरमेंट के अनुसार एडाप्ट हुए, अपने को चेंज किए, न्यू स्पीसीज बनी। तो ये होता एक प्रकार का, समझिए कि स्पेसिएशन है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन कैन अकर व्हेन ए ग्रुप ऑफ कॉलोनाइज आइसोलेट आइसलैंड्स और आइसोलेटेड हैबिट्स abundant available nice and limited to competition, जहाँ पर लिमिटेड कंपटीशन है। ये वर्ड्स यहाँ से आई, छोटे छोटे आइसलैंड्स पे जब बिखरी, वहाँ पे कंपटीशन कम था, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा थे। यहाँ इजीली वो सर्वाइव करने लगी, धीरे धीरे अपने में चेंज की और यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से रहने लगी, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया यहाँ। तो एडाप्टिव रेडिएशन क्या है कि रेडिएट होके एडाप्ट हो। एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया पे यदि कोई स्पीसीज रह रही है, वहाँ के पार्ट्स ऑफ पॉपुलेशन शिफ्ट होकर के दूसरी जगह जाएगी। देखिए, एक मेंबर यहाँ नहीं शिफ्ट होगा, एक मेंबर यहाँ नहीं होगा, ये पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, एक स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन यहाँ से निकलेगी ड्यू टू एनी रीजन, इन विभिन्न आइसलैंड्स पे पहुंचेगी जियोग्राफिकल एरिया पे। अब यहाँ से यहाँ से आइसोलेट होने में कई कारण हो सकते हैं। कोई डिजास्टर हो गया, कोई हम बीमारी फैल गई, कोई पेंडेमिक आ गई, या कोई और अन्य डिजास्टर हो गया, जियोग्राफिकल फूड की कमी हो गई। यहाँ से एक ग्रुप में जो पॉपुलेशन थी वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ जगह जगह पे आ गई, और यहाँ जब आएगी तो यहाँ एडाप्ट करेगी, चेंज करेगी, न्यू स्पीसीज बन जाएगी। दिस इज द एडाप्टिव रेडिएशन। यही जो हमारे की पॉइंट्स हैं इसमें बताया गया है। एडाप्टिव रेडिएशन कैन लीड टू हाई लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। ये डाइवर्सिटीज है, इसीलिए इसको क्या गया, रेडिएशन स्पीसीज डाइवर्सिटी। एक स्पीसीज कई स्पीसीज में डाइवर्ट हो रही है, ये हो गया एडाप्टिव रेडिएशन। एग्जाम्पल आपका डार्विन फिंचेस से बताया गया, जिसको डार्विन ने अपनी बुक्स में मेंशन किया था। फैक्टर्स लीडिंग टू एडाप्टिव रेडिएशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडाप्टिव रेडिएशन को
प्रभावित करते हैं। एडाप्टिव रेडिएशन कैन हैपन बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स। वन इज ऑफ देयर न्यू प्लेस टू लिव, न्यू काइंड्स ऑफ फूड। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में फूड की कमी हो जाए, पॉपुलेशन शिफ्ट होकर माइग्रेट करे, दूसरी जगह जाए, क्योंकि न्यू प्लेस पे जाएगी तो न्यू काइंड्स ऑफ फूड मिलेंगे ड्यू टू फीड। Another is of creature evolves new skill or features. It can also happen if creature moves to place with not many other creatures. Big events like dinosaurs. देखिए dinosaurs extincts also cause adaptive radiation. Dinosaurs में भी इसी तरह से हुआ था। Adaptive radiation dinosaurs में वो नहीं अडाप्ट कर पाए, इसलिए वो नहीं जीवित हो सके। अब देखिए, ड्यूरिंग एडाप्टिव रेडिएशन वन स्पीसीज बिकम मेनी। देखिए ये मेरा है, मेन पॉइंट है, वन स्पीसीज बिकम मेनी। दिस इज बिकॉज ऑफ इवॉल्व डिफरेंट ट्रेट्स दैट हेल्प देम सर्वाइव टू डिफरेंट वेज। एज अ रिजल्ट वी गेट ए लॉट ऑफ न्यू। ये प्रोसेस है, एक स्पीसीज कई स्पीसीज में डिफरेंशिएट हो जाती है, और इसलिए कई स्पीसीज में डिफरेंस होगी क्योंकि उसको सरवाइव करना होगा उस इन्वायरमेंट के अनुसार से, जिस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में शिफ्ट हुआ जा करके वहाँ के अनुसार अपने को चेंज करेगा, एडाप्ट होगा, फिर जा करके वहाँ पे सरवाइव कर पाएगा। तो एडाप्टिव रेडिएशंस क्या है कि एक स्पीसीज से कई स्पीसीज बनती है, और स्पीसीज की जो कॉमन परिभाषा है वो ये है कि ऑर्गेनिजम्स या मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप व्हिच इंटरब्रीड, आपस में इंटरब्रीड करना आवश्यक है, फिर जाकर के उसको एक स्पीसीज माना जाएगा। दिस इज द एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन में एक चीज और हम आपको बताएं, एग्जाम्पल्स देखें एडाप्टिव रेडिएशन का। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स एडाप्टिव रेडिएशन के बताए गए हैं। देखिए डार्विन्स फिंचेस हमने एक्सप्लेन कर दिया। ये देखिए डार्विन्स फिंचेस हैं, गैलापागोस आइसलैंड्स में जो फिंचेस थी वो वहाँ से भिन्न भिन्न आइसलैंड्स में जब गई हैं तो देखिए एक प्रकार का ये हमारी सीड्स थी, यानी टूल है, मेन थी। यहाँ से एक दूसरे द्वीप पे गई, इसके बर्ड्स और फ्रूट खाने के वहाँ मिले उस इन्वायरमेंट में, इसकी वीक चेंज हुई, इसकी वीक ऐसे हो गई। दूसरी आइसलैंड्स में जो गई उसकी वीक्स लंबी हो गई, और तीसरी फिंच की और लंबी हो गई, वहाँ पे इंसेक्ट खाने को इसको मिले। इधर देखिए इंसेक्ट और लंबी हो गई, ये लीव्स खाने लगी, वहाँ लीव्स खाने को मिला। तो ड्यू टू डिफरेंट फीडिंग हैबिट इसकी वीक्स चेंज हुई। जो मेन गैलापागोस पे थी, ये मेन वाली से ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के एडाप्ट हुई, चेंजेस हुए इसमें। एक फिंच यहाँ पे 4 दिखाया गया है, लेकिन करीब करीब 15 स्पीसीज बनी थी, 15 आइसलैंड थे वहाँ पे, और जो एक ब्लैक बर्ड्स वहाँ से 15 जगह पे उसकी पॉपुलेशन गई थी, तो 15 स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ है। इसको देख करके डार्विन जो है अवाक हो गए थे कि ये एडाप्टिव रेडिएशन से इवोल्यूशन कितना तेज होता है, एक स्पीसीज से कई स्पीसीज बन जाती है। ये हो गया हमारा डार्विन्स फिंचेस जो एग्जाम्पल है। देखिए सम फिंचेस हैव लॉन्ग वीक्स, थिन वीक्स, कुछ भी थिंक थी फॉर ईटिंग इंसेक्ट्स, कुछ की वीक्स पतली हो गई, लॉन्ग हो गई, while others have short, कुछ की शॉर्ट रह गई, thick beaks for cracking seeds। तो इनकी वीक्स जो है शेप एंड साइज अलग अलग हो गए जाने के बाद, और आपस में इतना चेंज हुआ कि आपस में इंटरब्रीड भी करने लगे। तो ये एक स्पीसीज जो फिंच थी वो 15 स्पीसीज में डिवाइड हुई, ये इवोल्यूशन हुआ है। डार्विन्स फिंचेस एडाप्टिव रेडिएशन का इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। दूसरा है हैविंग हनी क्रीपर्स,
ये भी एक एग्जाम्पल है। हेवी आइसलैंड्स आर होम, अनदर वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन। देखिए ये एग्जाम्पल्स ध्यान रखिएगा। हेवियन हनी क्रीपर्स, ये दूसरा एग्जाम्पल है एडाप्टिव रेडिएशन का। ये ईटिंग नेक्टर्स हो गए, इसके भी जो है वाइल अदर्स शार्ट रह गए, अदर्स वीक्स फॉर ईटिंग नेक्टर्स। ये भी एक प्रकार की बर्ड्स है। हेवेलियन हनी क्रीपर्स आर ग्रुप ऑफ बर्ड्स दैट इवॉल्व फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज। दीज बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड ए वैरायटी ऑफ बिग शेप साइज। उसी तरह से जैसे इसमें हुआ, उसी तरह से इसकी शेप की साइज और लंग्स लंबाई हेवेलियन हनी क्रीपर्स की अलग अलग हो गई, अलग अलग स्पीसीज बन गई। दूसरा सेकंड एग्जाम्पल। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ये एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, ये एग्जाम्पल करके एग्जाम में आता है। ये देखिए मार्सुपियल थे, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ये पहले मार्सुपियल्स नॉर्दर्न अमेरिका में रहते थे, वहां से माइग्रेट होकर ऑस्ट्रेलिया में आए। अब इसको ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल कहा गया। ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भिन्न भिन्न ऑस्ट्रेलिया में इस प्लेसेस पे गए और ये जो है अपने को एडाप्ट किए। और कैसे लगने लगे, देखिए ये मार्सुपियल लगने लगा तस्मानियन उल्फ, ये टाइगर कैट है, मार्सुपियल्स ही लेकिन लगते हैं देखने में टाइगर कैट्स, अलग स्पीसीज हो गई। बैंडन एंट ईटर, ये अलग है। उसके बाद मार्सुपियल रैट, कंगारू, और सेकंड है बोम्बैट। उसके बाद है बैंडिकोट, कोयला, मार्सुपियल मोल, सुगर ग्लाइडर। देखिए ये मार्सुपियल्स हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स जो नॉर्दर्न अमेरिका में रह रहे थे, शिफ्ट हुए ऑस्ट्रेलिया में और डिफरेंट स्पीसीज को फॉर्मेशन किए। जबकि थे मार्सुपियल्स। उसके बाद काइकिल फिश है, चाइचिल फिश इसको कहते हैं, चिलचिट फिश। ये अफ्रीकन ग्रेट लेक्स में रहते थे। ये भी इसका भी एग्जाम्पल है। ईटिंग एल्गी इंसेक्ट्स एंड अदर्स फिश खाने लगे डाइवर्ट होकर के। दीज आर द जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स। डार्विन फिंचेस, हेवेलियन हनी क्रीपर्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और उसका केलगिट फिश, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एडाप्टिव रेडिएशन के हैं। एडाप्टिव रेडिएशन में एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है। होमोलॉगस ऑर्गन एक शब्द है। ये जब जाते हैं दूसरी जियोग्राफिकल एरिया में तो होमोलोगस ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स का यह मतलब है कि दोज एनिमल्स पार्ट्स which are similar in origin and structure but different in function। ऐसे ऑर्गन जिसकी वर्जिन और डेवलपमेंट सेम हो लेकिन फंक्शन अलग अलग हो, ऐसे ऑर्गन को क्या कहेंगे? होमोलॉगस ऑर्गन। ये जो हमारे होते हैं एडाप्टिव रेडिएशन के, इसमें होमोलॉगस ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। जैसे वीक है, ये इसकी वर्जिन और डेवलपमेंट में सिमिलर है बट फंक्शन अलग हो गया। उसी तरह से इसमें भी वर्जिन एंड स्ट्रक्चर, वर्जिन एंड डेवलपमेंट सेम होता है लेकिन फंक्शन जो है वो अलग हो गया ड्यू टू इन्वायरमेंट। इसको क्या कहेंगे? एडाप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसका दूसरा भी नाम है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। दो शब्द आते हैं एडाप्टिव रेडिएशन में, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसको भी साथ में हम लोग देखते चलेंगे। इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। एक स्पीसीज कई स्पीसीज में डाइवर्ट हो गई और इसी तरह से इसमें होमोलॉगस ऑर्गन्स क्रिएट होते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए आपके एडाप्टिव रेडिएशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और इसको आप ये भी समझ लें कि होमोलॉगस ऑर्गन्स क्रिएट होते हैं इसमें।
होमोलोगस ऑर्गन कई बार पूछा जाता है, अभी एविडेंसेस में भी आप इवोल्यूशन के एविडेंसेस में भी आता है, इसमें भी आएगा कि इसमें क्रिएट होते हैं होमोलोगस ऑर्गन, क्योंकि होमोलोगस ऑर्गन वो है जो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में सेम होते हैं बट फंक्शन में अलग अलग होते हैं। These are the example of diaper finches and marsupials. Australian marsupial are example of the adaptive radiation. देखिए एडाप्टिव रेडिएशन के कुछ इम्पैक्ट हैं। एडाप्टिव रेडिएशन तो हो गया, स्पीशीज का फॉर्मेशन हो गया, एक स्पीशीज से कई स्पीशीज बन गई, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो गया। लेकिन जिस इकोलॉजिकल नाइच में है, जहां जिस हैबिटेट में गए, वहां पे इंपैक्ट है। इंपैक्ट ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन ऑन इकोसिस्टम। एडाप्टिव रेडिएशन का इकोसिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? देखिए एडाप्टिव रेडिएशन का यह मतलब है कि एक स्पीशीज कई स्पीशीज में डाइवर्सिफाई होती है और डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में, जिस एरिया में जाएगी, जिस इको सिस्टम में वो पॉपुलेशन, वहां से कॉमन या मदर स्पीशीज से निकल के दूसरे इकोसिस्टम में जब जाएगी तो वहाँ पे इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा। वही है कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एडाप्टिव रेडिएशन का उस इकोसिस्टम में पर्टिकुलर, चूंकि इकोसिस्टम चेंज हो गया, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में गई है, स्पीशीज बनी है, तो नंबर एक प्रभाव क्या होता है? इंक्रीज स्पीशीज डाइवर्सिटी। जिस इकोसिस्टम में ये न्यू स्पीशीज बन रही है, उसकी स्पीशीज इंक्रीज होती है, स्पीशीज बढ़ती है वहां की, उस इकोसिस्टम एरिया की स्पीशीज बढ़ेगी। इंक्रीज स्पेसिटी एंड स्पेशलाइजेशन एक होगा, उस इकोसिस्टम की स्पीशीज की डाइवर्सिटी चेंज होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी और स्पेशलाइज भी होंगे। एक दूसरा मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, क्योंकि अब इकोसिस्टम में, इस इकोसिस्टम में एक नई स्पीशीज आकर डेवलप हो गई है, इसलिए जो रिसोर्स है उस पर जो है इफिशिएंट, उसकी कमी शुरू हो जाएगी। वो जिस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में स्पीशीज डेवलप हुई, न्यू क्रिएट हुई, वहां पे जो है वहां का रिसोर्स जो है वो इफिशिएंट, उस पर प्रभाव पड़ेगा। फूड, थर्ड है फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी। फूड वेब और कॉम्प्लेक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल फूड वेब या फूड चेन हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो कुछ प्रोड्यूसर होते हैं, कुछ कंज्यूमर होते हैं, कुछ सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर भी होते हैं, और लास्ट में डिकम्पोजर होता है। तो ये नई स्पीशीज जो आई है उस इकोसिस्टम में, तो वो फूड चेन है, उसमें वो पार्टिसिपेट करेगी, उसमें हिस्सेदारी करेगी। तो फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगा उस इकोसिस्टम पे, जिस इकोसिस्टम में ये न्यू स्पीशीज क्रिएट हुई है, डेवलप हुई है। स्टेबिलिटी एंड रिसाइलेंस, इस पर भी प्रभाव पड़ता है, स्टेबिलिटी एंड रिसाइलेंस पर। चेंज टू फूड हैबिट, फूड हैबिटेट में भी चेंज होगा। जो और स्पीशीज है, इकोलॉजिकल राइस, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम में, जिस इकोसिस्टम में आए हैं ये स्पीशीज, वहाँ के फूड हैबिटेट भी चेंज होंगे। और होगा लास्ट में एक्सटेंशन होगा, कुछ स्पीशीज विलुप्त हो जाएंगी, स्ट्रगल होगी, क्योंकि स्पीशीज इंक्रीज हुई, इसमें वहाँ पे स्ट्रगल होगा फूड सोर्स को लेकर के, शेल्टर को लेकर के। तो जो सर्वाइव नहीं कर सकेंगी, कुछ स्पीशीज वहाँ की एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। तो एक रेडिएशन का उस पर्टिकुलर इको सिस्टम पर प्रभाव क्या पड़ा? स्पीशीज इंक्रीज हुई, मोर एफिशिएंट ऑफ यूज ऑफ रिसोर्स हुआ, फूड वेब कॉम्प्लेक्स हुआ, स्टेबिलिटी एंड रिसाइलेंस हुआ, फूड हैबिटेट चेंज हुआ। पहले उस हैबिटेट में कम लोग थे, कम स्पीशीज थी, अब नई स्पीशीज के आने से हैबिटेट चेंज हो गया, नई स्पीशीज आ गई वहाँ, तो हैबिटेट चेंज हुआ, स्पीशीज इंक्रीज हुई, और इसके नाते एक्सटेंशन हुआ, कुछ स्पीशीज एक्सटेंट हो जाएंगे। तो ये जो है वो एडाप्टिव रेडिएशन का उस इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है। कभी कभी पूछा जाता है एडाप्टिव रेडिएशन का इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है, इवोल्यूशन तो हो रहा है, तो ये हो गया इम्पैक्ट।
एंड थोड़ा सा रह गया हमारा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। देखिए इसमें हम लोग पढ़ रहे थे एडाप्टिव रेडिएशन में, एडाप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, चाहे एडाप्टिव रेडिएशन कहिए या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहिए, जिसमें होमोलोगस आर्गन क्रिएट होते हैं। एक दूसरा आता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन या एनालॉगस आर्गन। जहाँ पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होगा वहाँ पे एनालॉगस आर्गन क्रिएट होंगे। यानी एनालॉगस आर्गन का ये मतलब है कि दोज आर्गन्स व्हिच आर डिसिमिलर इन वर्जिन एंड डेवलपमेंट बट फंक्शन इज सेम। उसमें क्या था, होमोलॉगस में स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफर होता है। ध्यान से समझिए, होमोलॉगस आर्गन स्ट्रक्चर एंड वर्जिन सेम होती है, फंक्शन अलग हो गया। और एनालॉगस में स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेम नहीं होता है बट फंक्शन सेम होता है। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में अंतर यही है। देखिए ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, यहां पे रह रही है, अब यहां से ये स्पीसीज किसी कारण से माइग्रेट होगी, दूसरी जियोग्राफिकल एरिया में जाएगी और उस जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से वो एडाप्ट होगी और कई स्पीसीज बनेगी। यानी एक स्पीसीज कई स्पीसीज में फैल रही है, रेडिएट हो रही है। इसको तो हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। इसमें होमोलॉगस आर्गन क्रिएट होते हैं। लेकिन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में इसका उल्टा होता है कि डिफरेंट स्पीसीज एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में आती हैं और इस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अनुसार अपने को चेंज करती हैं और फिर सरवाइव करने लगती हैं। कि डिफरेंट स्पीसीज एक जगह आई, एक पर्टिकुलर एरिया में आई और वहां सरवाइव करने के लिए अपने को चेंज किया और एक समान लगने लगती हैं। लेकिन डाइवर्जेंट में रेडिएट कर रहा है, कन्वर्जेंट में रेडिएट नहीं कर रहा, आपस में स्ट्रैक कर रहा है। कई स्पीसीज एक जगह रहने लगे, वहां एक स्पीसीज कई जगह चली गई। कन्वर्जेंट में कई स्पीसीज एक जियोग्राफिकल एरिया में रहने लगे। यहां पर क्या होगा, एनालॉगस आर्गन क्रिएट होंगे और यहां पे डाइवर्जेंट में होमोलॉगस आर्गन क्रिएट होंगे। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए फ्लाइंग ऑफ इंसेक्ट, बर्ड्स एंड पेट्रोपरस एंड बैट्स, ये तीन का एग्जाम्पल देखिए। जो विंग्स हैं, पंखे, इंसेक्ट के, पक्षी के, बर्ड्स के, पेट्रोसॉरस के और बैट के, सब उड़ने का काम करते हैं। चाहे इंसेक्ट के पंखे हों, चाहे बैट हमारा मैमल्स है उसका हो, चाहे बर्ड्स का हो, चाहे पेट्रोपरस का हो, विंग्स, सब काम एक तरह का ऐसा फ्लाइंग का। लेकिन वर्जिन एंड डेवलपमेंट डिफर है। उसका फोर लिम्ब से हुआ है, इसका इसके एब्डामन से डेवलपमेंट हुआ है। बैट्स, इसका इंसेक्ट का, और बैट्स का उसका जो है वो स्किन से डेवलपमेंट हुआ है बैट का, और बर्ड्स का फोर लिम्ब से डेवलपमेंट हुआ है। वर्जिन एंड डेवलपमेंट सबके भिन्न भिन्न है इसमें, लेकिन फंक्शन एक है। दिस इज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इसका। इसमें एनालॉगस आर्गन क्रिएट होंगे। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का क्या हुआ, दिस इज द इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन। इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन, सिमिलर फीचर स्पीसीज, डिफरेंट periods opposed to time. Convergent evolution creates analogous structures, देखिए, that have similar form or function but were no present in the last common ancestor of those groups. Claustics form same phenomena, homoplasy। ये हो गया हमारा डाइवर्जेंट। ठीक इसी तरह से डाइवर्जेंट एवोल्यूशन उसका दूसरा विपरीत है। इसमें क्या होते हैं, होमोलॉगस आर्गन होते हैं।
डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एक होता है पैरेलल एवोल्यूशन, दो स्पीसीज पैरेलल डेवलप करती हैं, एक स्पीसीज यहाँ ये पैरेलल डेवलप कर रहा है, इसको कहते हैं पैरेलल एवोल्यूशन। इसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, फिर से देखें, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन डाइवर्सिफाई हो रही है, रेडिएट हो रही है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कई स्पीसीज मिलकर के एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर फंक्शन हो रहा है, और पैरेलल में पैरेलल एवोल्यूशन हो रहा है। ये पूछे जाते हैं, तीन तरह के एवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड पैरेलल एवोल्यूशन। एडाप्टिव रेडिएशन को डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी कहते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। इसका एग्जाम्पल है, देखिए इसका एग्जाम्पल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का बहुत बढ़िया, मार्सुपियल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। ये कभी कभी एग्जाम्पल देकर के पूछते हैं, मार्सुपियल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल्स। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे मार्सुपियल्स है, तस्मानियन ऊल्स, और इधर देखिए डॉग लाइक कार्निवोर्स, प्लेसेंटल्स है, उल्फ। दूसरा है नेटिव कैट, ये नेटिव कैट है, देखिए फ्लाइंग फैलेंजर्स, ये फ्लाइंग स्क्वायरल्स के इक्विवेलेंट चल रहे हैं। ये जो नेटिव कैट्स है उससे उसलॉट्स, ये कैट लाइक कार्निवोर्स हैं। दूसरा देखिए वोम्बट, ये आपका ग्राइंड मेमनॉट, फॉसिल हार्बिवोर्स है। दूसरा एंसिस्टर आंट ईटर, ये है आंट ईटर माइसोफ्लेगा, डाइगिंग आंट ईटर। और दूसरा लास्ट में है मार्सुपियल मोल्ड्स एंड कॉमन मोल्ड। ये मार्सुपियल्स मैमल्स से हैं, ये मार्सुपियल्स ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं, ये प्लेसेंटल मैमल्स हैं। एग्जाम्पल इसका है, इसका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। तो इस तरह से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के दो एग्जाम्पल हो गए, एक तो मार्सुपियल मैंस, मार्सुपियल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैल्स। दूसरा बर्ड विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बर्ड्स, पेट्रोपरस एंड बैट्स। इसके विंग्स एग्जाम्पल हैं किसके? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के। क्लियर हो गया होगा। एडाप्टिव रेडिएशन डिफिनीशन, एडाप्टिव रेडिएशन एग्जाम्पल्स। एडाप्टिव रेडिएशन आया कहाँ? डार्विन के HMS वीगल वर्शिप यात्रा से, वॉयज वीगल्स बुक से उन्होंने लिखा था इसको, ऑब्जर्वेशन को। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल्स एंड डिफिनीशन, होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में यानी एडाप्टिव रेडिएशन में क्रिएट होंगे, एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्रिएट होंगे, उसी के माध्यम से वो सर्वाइव करेगा। और एक छोटा सा हमने पैरेलल इवोल्यूशन में बता दिया, कभी कभी पूछा जाता है। तो ये हो गया आपके बुक में एडाप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन था। डिफिनेशन के साथ हम लोगों ने इसको बता दिया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू।